नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ये 80 के दशक के आखिरी दिनों की बात है। भारत को विश्व कप जिताने वाले मोहिंदर अमरनाथ, उन्होंने भारतीय टीम की चयन समिति को बंच ऑफ जोकर्स कह दिया था। सिलेक्टर्स को बंच ऑफ जोकर्स कह दिया था। काफी चर्चा थी कि कथित तौर पर मोहिंदर अमरनाथ ने उन्हें बंच ऑफ जोकर्स कहा। बंच ऑफ जोकर्स मतलब जोकरों का समूह। लेकिन सियासत में अखिलेश यादव ने किसे जोकर कह दिया, इसको लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। अखिलेश यादव हरदोई में थे। वो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, जो उनकी पार्टी सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है, या महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है, क्या यूपी क्या मुंबई, दोनों एक किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का विस्तार ही इतना बड़ा है कि एक कहां पश्चिम में, एक एकदम पूरब में, कोई बीच में, कोई अवध में, तो कोई पूर्वांचल में, तो कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में। अलग अलग जगह पर 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सभी सीटें लड़ने की वजह से वो अलग अलग जगह जा भी रहे हैं। तो दरअसल वहां इसी दरमियान वो हरदोई में थे। हरदोई में जब अखिलेश यादव थे, वहां उन्होंने कुछ बड़े दिलचस्प बयान दिए और दिलचस्प बयान में ही उन्होंने एक भाजपा नेता को जोकर कह दिया कि गैप फिल करने के लिए, जो गैप होता है उस गैप को भरने के लिए, गैप फिल करने के लिए कई बार जोकर रखे जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने जिन्हें जोकर कहा, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव पर उसका कोई असर अखिलेश यादव के पक्ष में पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है उस बयान से? दरअसल सियासत में सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव असर उसी व्यक्ति के ऊपर की गई टिप्पणी से पड़ता है जिसका एक व्यापक जनाधार हो, बहुत बड़ा जनाधार हो। और अखिलेश यादव ने जिनके ऊपर टिप्पणी की, जिन्हें जोकर कहा, कथित तौर पर जिन्हें जोकर कहा, वो दरअसल उत्तर प्रदेश में बड़े पद पर जरूर है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं जीत पाए। अखिलेश यादव की पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रही एक महिला से चुनाव हार गए थे। जी हां, बात हो रही है केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। संगठन सत्ता से बड़ा होता है और इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। हसरतें तो बहुत बड़ी है, हसरतें तो पंचम तल पर मुख्यमंत्री के रूप में बैठने की है, लेकिन अब तक वो पूरी नहीं हो पाई। 2017 में जो डिप्टी का टैग लगा, उत्तर प्रदेश में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ डिप्टी का टैग भले ही ना लगा हो अजीत पवार की तरह, जैसे अजीत पवार वहां परमानेंट डिप्टी सीएम की तरह अब तक कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में रहे हैं, वो टैग भले ही ना लगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक ही मुख्यमंत्री के अधीन लगातार उप मुख्यमंत्री है, ये बात जरूर है। उन्होंने बयान दे दिया था कि 2027 छोड़िए 47 तक भी, 2047 तक भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ सकती। अब कौन सत्ता में आएगी नहीं आएगी, और इस तरह के बयान लोग देते रहते हैं, सपा के लोग भी देते हैं, भाजपा के लोग भी देते हैं, और ये होता रहता है कि कौन अपनी संभावनाओं को बेहतर बताता है, दूसरे की संभावनाओं को कमतर करके आंकता है, ये होता रहता है। और ये बयान आप देखें, चाहे अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान हो, एक सामान्य राजनीतिक बयान जरूर है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ किस रूप में गहरे हैं? दरअसल उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सामने रखकर तंज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर किया है। उन्होंने साफ साफ कहा, हरदोई में ही कहा, कि योगी आदित्यनाथ जब चीजों को फेस नहीं कर पाते तब वो ऐसे लोगों को आगे कर देते हैं, मतलब केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को आगे कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में के बारे में तमाम बातें कही, पीडीए के पक्ष में तमाम बातें कही, और जब पीडीए की बात अखिलेश यादव कहते हैं तो आज ही नहीं, पहले भी केशव प्रसाद मौर्य या इस तरह के जो पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको लेकर तमाम तरह की बातें वो करते रहते हैं। और बातें करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टाइल है, जो बीजेपी का वर्क कल्चर अभी बना हुआ है, उसमें सवाल पूछने की आजादी नहीं है। ऊपर से एक आदेश आता है और उसे सबको फॉलो करना होता है, और वही कल्चर बीजेपी में अभी चल रहा है कि पार्टी के शीर्ष से कोई आदेश आ जाए
और उस आदेश का पालन करना है। कभी ताली बजाने के लिए कह दिया जाए तो लोग ताली बजाएंगे, कभी थाली बजाने के लिए कह दिया जाए तो थाली बजाएंगे, सब कुछ चलता रहता है। ऊपर से आदेश का पालन करने वाली पार्टी जो अंदर से लोकतांत्रिक आजकल कम दिख रही है, उस पार्टी के नेता के ऊपर तंज कस के, खासकर पिछड़े वर्ग के नेताओं के ऊपर तंज कस के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक बड़ी सफलता दर्ज करा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश से कभी 37 सीटें सपा को नहीं मिली। सत्ता में रहते हुए 2004 में जब चुनाव हुआ तब भी 36 सीटें ही मिली थी, जब मुलायम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री थे। वहीं विपक्ष में रहकर अखिलेश यादव ने 37 सीटें तो खुद जीती ही, अपने गठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर 43 सीटें जीती, यानी 6 सीटें कांग्रेस को भी जिताई। और पीडीए का जो उनका नारा था, उस नारे में एक तरफ बिहार में जैसे नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई, और एक क्रेडिट नीतीश कुमार को अखिलेश यादव देते भी हैं कि शुरुआत उन्होंने की, उसके लिए उनकी प्रशंसा भी करते हैं। साथ साथ ये भी जोड़ देते हैं कि बहुत जल्द वो उनके साथ आ भी जाएंगे, यानी इंडिया अलायंस में भी आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मौर्य, कुशवाहा, शाक्य समाज के प्रतिनिधि के तौर पर, सैनी समाज के इन चारों समूहों के एक साझा प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता बनाया, उसमें प्रतीकात्मक तौर पर ही सही केशव प्रसाद मौर्य को रखा। शुरू में लोगों को एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का एहसास हुआ कि चलो कोई डिप्टी सीएम भी तो है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यहां डिप्टी सीएम तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि अपवाद मान ले तो दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्रियों को भी उतनी हैसियत भारतीय जनता पार्टी में हासिल नहीं है जितनी आमतौर पर भारत के संवैधानिक व्यवस्था में किसी मुख्यमंत्री को आदर्श स्थिति के रूप में होनी चाहिए। कल्पना कीजिए, भाजपा के किसी मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को कुछ देर के लिए इससे बाहर रख देते हैं, किसी भी मुख्यमंत्री को, चाहे मोहन यादव हो, चाहे भजनलाल शर्मा हो, चाहे नायब सैनी हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे भूपेंद्र पटेल हो, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पास क्या नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या एमके स्टालिन जैसी ताकत है, या उनके ऊपर एक आला कमान, एक ब्यूरोक्रेसी का सेटअप कहीं से आदेश देकर दिया गया है कि यही काम करेगी और आप बैठे रहेंगे। धीरे धीरे दरअसल यूपी में भी जनता को एहसास होने लगा कि हर राज्य में एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है, एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री। राजस्थान में एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री, ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री, बिहार में भी एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में भी एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में भी एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में भी एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री। यानी ज्यादातर राज्यों में भाजपा एनडीए की तरफ से जो एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री का प्रयोग है, वो एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री का प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी है। और लोगों को लगने लगा कि अखिलेश यादव ठीक कह रहे हैं, यहां बात तो जाति जनगणना की है, बात आरक्षण की है, बात सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की है, बात मंडल की है। इन सब के बीच कमंडल का चेहरा बना करके केशव प्रसाद मौर्य का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक इसी दौर में उपचुनाव के समय में नहले पर दहला मारते हुए उत्तर प्रदेश के एक जोड़ा उप मुख्यमंत्रियों में से एक केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस दिया अखिलेश यादव ने, और उन्हें गैप फिल करने के लिए रखा गया जोकर बता दिया। अब सवाल यह उठता है कि पीडीए के अंतर्गत, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नैरेटिव में जो वोटर्स आते हैं, उसमें खासकर पिछड़े वर्ग के एक खास समूह के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कामयाबी हासिल की थी, काफी हद तक 22 में भी हासिल की, 19 के लोकसभा चुनाव में भी हासिल की। दरअसल 24 आते आते इस वर्ग को जो लग गया कि केशव प्रसाद मौर्य उनके हितों को कहीं भी फायदा पहुंचाने वाले नहीं दिखते, उनके हितों के साथ चाहे आरक्षण का मामला हो या दूसरा मामला हो, कहीं ना कहीं वो समझौतावादी रुख की तरफ दिख रहे हैं, तो वोटर्स का मिजाज उन पर से उठने लगा। विधानसभा चुनाव वो डिप्टी सीएम रहते हुए पहले ही हार चुके हैं। बावजूद इसके जब 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बन रही थी, तो उत्तर प्रदेश में एक जोड़ा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों में से एक उप मुख्यमंत्री उन्हें फिर भी बना दिया गया सामाजिक संतुलन साधने के लिए। लेकिन अब वो सामाजिक संतुलन लोकसभा चुनाव में धाराशायी होता दिखा। धाराशायी होते हुए सामाजिक संतुलन के बीच न तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कुछ हुआ,
ना तो केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, ना तो दूसरे एक जोड़ा उप मुख्यमंत्रियों में से एक दूसरे ब्रजेश पाठक की कुर्सी के साथ कुछ हुआ। तीनों को यथावत रहने दिया गया। और जब तीनों को यथावत रहने दिया गया तो तीनों की स्थिति पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव इशारों इशारों में जो बातें कहते हैं उसके गहरे निहितार्थ। चाहे मामला मोहित पांडे का हो, ब्राह्मण समाज से वो लड़का आता था, पुलिस हिरासत में जिस प्रकार से उसकी जान गई संदिग्ध परिस्थितियों में, कई सवाल खड़े हुए। पुजारी यादव का मुद्दा उठाया। आज ही 12 साल के एक लड़के ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ जौनपुर में जो हुआ है अनुराग यादव के साथ, वो मुद्दा उठाया। दलित परिवार के गौतम के साथ जो घटना हुई थी वो मुद्दा उठाया। तो सवाल उठता है कि ना तो अपने पिछड़ा समुदाय से आने वाले पुजारी यादव या दूसरों को जो बिंद परिवार से आने वाले नौजवान थे, ना तो उनके लिए केशव प्रसाद मौर्य कुछ कर पाए, ना तो ब्रजेश पाठक मोहित पांडे के लिए कुछ कर पाए। और कहने का मतलब यह था कि इस तरह के नेताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी की जो वोट लेने की प्रवृत्ति रही है, उस वोट लेने की प्रवृत्ति के बीच सामुदायिक हित कितना सध रहा है और किस तरह से यह समुदाय एक प्रतीक के पीछे खड़े रहने के लिए, उसके पीछे लामबंद होने के लिए तैयार है या फिर उसके पीछे से अब और ज्यादा दूसरी तरफ शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए हैं। लोकसभा चुनाव ने ट्रेलर दिखाया था, विधानसभा उपचुनाव में भी कहा जा रहा है कि पहले 5 मिनट या 10 मिनट की जो फिल्म होती है जिससे पूरा कथानक समझ में आता है वो देखने को मिल सकता है। असल लड़ाई तो 27 की है, जिसके बारे में ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 27 छोड़िए 47 तक भी सपा के चांस नहीं है। लेकिन अब इस तरह के बयान का पलटवार जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए, भाजपा की सियासत को निशाने पर लेते हुए, भाजपा के काम करने के ढर्रे को निशाने पर लेते हुए, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को निशाने पर लेते हुए और इन सब से आगे बढ़कर सामाजिक समीकरणों के नाम पर वोटरों के हितों की अनदेखी करने के आरोप को अपनी तरफ से पुख्ता करने की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव ने जितना बड़ा तंज केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उनके प्रशासन के ऊपर किया है और उसमें केशव प्रसाद मौर्य के लिए कथित तौर पर जोकर शब्द का जो इस्तेमाल किया है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के आगे की परिस्थितियों में अब केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका को इन उपचुनाव में एक बड़े फैक्टर के तौर पर उसका परीक्षण करना होगा कि ये कितने कामयाब हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया लगे हाथ कि मिल्कीपुर के बारे में, अयोध्या इलाके की सीट, उस इलाके की सीट के बारे में कह दिया कि वहां बीजेपी को इंटरनल सर्वे में पता चल गया था कि वो हार रही है, तो किसी न किसी बहाने चुनाव टलवा दिया। अब चुनाव अखिलेश यादव के कहे अनुसार बीजेपी ने टलवा दिया या राजीव कुमार के आयोग ने खुद टाल दिया, ये आयोग जाने, ये बीजेपी जाने, लेकिन जनता पर इन सब तरह की बातों का असर पड़ता है, खूब पड़ता है। ये बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे टाइप सियासत और पोस्टर के ऊपर भी तरह तरह की बातें चल रही है कि आखिर बटेंगे तो कटेंगे या बटेंगे तो घटेंगे। मतलब अगर जिस ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, और बटेंगे तो कटेंगे जैसी बातें कही जा रही है, अगर वाकई वो वोट बटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं धूमिल होती है। जिस वक्त इस देश में 7, 8, 9% की ग्रोथ रेट जीडीपी दर्ज कर रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास 9 या 10 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। 2004 से 14 के बीच के 10 सालों को याद कीजिए, तो क्या उस वक्त लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के शिकार नहीं थे, ध्रुवीकरण के फॉर्मूले पर नहीं आए थे? तो क्या हो गया था? बटोगे तो घटोगे, नॉट कटोगे। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है और लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। अखिलेश यादव का इशारा बाहर से दिखता तंज है, लेकिन अंदर से गंभीर प्रहार करते हुए दिखाई देता है। उस प्रहार के दायरे में वो समुदाय, वो समाज भी आता है जिस समुदाय ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर, अपने नुमाइंदे के तौर पर बतौर डिप्टी सीएम, एक जोड़ा डिप्टी सीएम में से एक के रूप में देखकर खुद को एक बड़ी खुशफहमी में पाल लिया था। खुशफहमी से काफी हद तक लोकसभा ने निजात दिलाई। अब बारी उपचुनाव की है।
देखते हैं क्या होता है, कितना फायदा मिलता है अखिलेश यादव को इस तंज का। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।